हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मिक्सचर में दो पार्ट किए थे। एक था होमोजीनियस सॉल्यूशन और दूसरा था हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और फिर हमने आपको ये बताया था कि होमोजीनियस सॉल्यूशन में हमको पढ़ना है ट्रू सॉल्यूशन, और ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब हमें पढ़ना है हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन और दूसरे को बोलते हैं सस्पेंशन। तो थोड़ा थोड़ा हमको ये भी जान लेना जरूरी है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन देखो बेटा, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें जो पार्टिकल होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से लेके और 100 नैनोमीटर के बीच होता है। जैसे आपने कोई सॉल्यूशन बनाया तो ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। और इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से लेके अगर 100 नैनोमीटर तक है, इस रेंज के बीच में है। 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है और 100 नैनोमीटर से कम है, तो ऐसे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन का नाम हो जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज कोलॉइडल सॉल्यूशन। इट इज अ हेट्रोजीनियस solution in which size of particle is in between 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर। तो ऐसा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होगा। और अगर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनता है जिसमें पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है तो उसका नाम हो जाता है सस्पेंशन। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में जो पार्टिकल की
साइज है वो ध्यान रखना है। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस सॉल्यूशन है और कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। और मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बहुत डिटेल में बताया था। अब यहीं लगे हाथ तीनों के एक एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लो तुमने 3 अलग अलग बर्तन में वाटर लिया, एक में NaCl मिला दिया, दूसरे में स्टार्च मिला दिया और तीसरे में सॉइल SiO2 मिला दिया। तो ये जो फर्स्ट सॉल्यूशन बनेगा ये ट्रू सॉल्यूशन होगा। सेकेंड वाला सॉल्यूशन जो होगा वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा और थर्ड सॉल्यूशन सस्पेंशन होगा। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। प्रॉपर्टी और कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होगा। ये दोनों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि इसके केस में जो सॉल्यूट पार्टिकल है उसका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होगा और इसके केस में पार्टिकल का साइज मोर देन 100 नैनोमीटर होगा। ठीक है, और जो बाकी डिटेल्स हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये पार्टिकल का साइज तीनों के केस में ध्यान रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है और सस्पेंशन के केस में जो पार्टिकल का साइज होता है वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर और इसी को हम लोग 10 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कन्वर्जन फैक्टर भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जैसे हमने बाइनरी सॉल्यूशन के केस में ट्रू सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स देखे थे। बाइनरी या ट्रू सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट हमने देखे थे। एक को बोला था सॉल्यूट और दूसरे को बोला था सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, मतलब हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। CS मतलब कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जैसे बाइनरी सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट थे, एक था सॉल्यूट एक था सॉल्वेंट। सॉल्यूट उसको बोलते थे जो लेस अमाउंट में था और सॉल्वेंट इसको बोलते थे जो लार्ज अमाउंट में था। तो इसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन के भी 2 ही कंपोनेंट होंगे। उन कंपोनेंट्स के नाम अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना बोल के बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होगा डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम। और आप ये समझ लो मीनिंग कि ट्रू सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट थे, जो सॉल्यूट था वही कंपोनेंट अब कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में कहलाएगा डिस्पर्स्ड फेज और जो सॉल्वेंट था वो अब कहलाएगा डिस्पर्सन मीडियम। ये लेस अमाउंट में था और ये लार्ज अमाउंट में था।
तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेसर अमाउंट में होगा इसी को बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और जो लार्जर अमाउंट में होगा उसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। आपको इससे ध्यान रखना है बेटा कि सल्यूट जो ट्रू सॉल्यूशन में था वही अब सल्यूट ना बोल के उसको बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज। देखो याद कैसे रखोगे, सल्यूट क्या होता था, डिजॉल्व हो जाता था, और इसमें लगा है ईडी, डिस्पर्स्ड, नाम में ईडी है, ईडी मतलब पास्ट, ये पास्ट हो गया। पास्ट होने का मतलब खत्म हो गया, खत्म होने का मतलब यहाँ क्या है कि वो डिजॉल्व हो गया। और डिस्पर्सन मीडियम जो अभी बचा हुआ, उसका फेज बचा हुआ है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम है डिस्पर्स्ड, ईडी लगाते हैं, पास्ट, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो जो कम अमाउंट में होगा वो लार्ज अमाउंट वाले कंपोनेंट में डिस्पर्स्ड हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसीलिए ये नाम आता है डिस्पर्स्ड फेज। तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन की आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी कोलाइडल सॉल्यूशन की तो यही है बेटा कि ये किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस कि हेटेरोजीनियस। तो इट इज अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, ये एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन होता है। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको ना तो हम नेकेड आई से देख सकते हैं और ना ही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, ठीक है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट उनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो आप इसको बोलो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, और पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है डिस्पर्स्ड फेज से। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेट, NACKED, नेक्ड आई, इसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर पार्टिकल सॉल्यूशन के पार्टिकल की साइज की बात करें तो साइज हमने आपको बता ही दिया कि 1 नैनोमीटर से लेके और 100 नैनोमीटर के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा या नेक्स्ट, अगर कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और इस कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्स्ड फेज के, एक डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हो गए, डिस्पर्स्ड फेज, और जो लार्ज अमाउंट में है वो है डिस्पर्शन मीडियम। तो ये डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं इनको हम लोग जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है, सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। मतलब पार्टिकल कैन नॉट बी फिल्टर
बाय सिंपल फिल्टर पेपर। इनको सिंपल फिल्टर पेपर द्वारा फिल्टर नहीं कर सकते, बट एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। एक स्पेशल टाइप का पेपर होता है फिल्टर पेपर, बट कैन बी फिल्टर बाय ये भी एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर है, पार्चमेंट पेपर। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्स फेस के मीडियम होते हैं वो सिंपल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल फिल्टर पेपर की जगह आप पार्चमेंट पेपर का यूज़ करो तो पार्चमेंट पेपर से ये पास नहीं हो जाएंगे, यानी कि उसको हम लोग फिल्टर करके अलग कर सकते हैं। और फिफ्थ जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कि जितने भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक स्पेशल इफेक्ट शो करते हैं, और उस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टिंडल इफेक्ट। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। प्रॉपर्टी तो ध्यान कर लिया कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या शो करता है? टिंडल इफेक्ट शो करता है। लेकिन ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है? टिंडल इफेक्ट होता है बेटा, जैसे मान लो हम क्या करें, 3 अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं। ये मान लो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो ये ट्रू सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे तुमने स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। और ये गोल्ड का सॉल्यूशन है, गोल्ड मतलब सोना, तो इसका हमने सॉल्यूशन बनाया है। और गोल्ड का जो सॉल्यूशन होता है वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो ये 3 सॉल्यूशन है A, B और C, और इस पे हम लोग एक पतली सी लाइट डालते हैं। टार्च से लाइट डालें तो ये लाइट ऐसे होके जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा बेटा। और ये जो लाइट जा रही है इसके परपेंडिकुलर, जैसे इधर से ये लाइट जा रही है, ये लाइट की बीम जा रही है, आपने टॉर्च जलाया, यहाँ से पतली पिन होल से आपने लाइट डाली इसके ऊपर, तो ट्रू सॉल्यूशन के भी कंपोनेंट्स होंगे, बट ट्रू सॉल्यूशन में ये लाइट का जो पाथ है, रास्ता है, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन में जाएगा तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में ये इसका जो पाथ है, रास्ता है, जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता हमको दिखाई देगा। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी ये रास्ता दिखाई देगा, मतलब इसके पार्टिकल हमको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो
इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जब किसी लाइट बीम को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर इस लाइट बीम का जो पाथ होता है उसको अगर 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, आप इसको अपनी आँख यहाँ रख के देखो तो जिस रास्ते से ये जा रहा है वो रास्ता आपको दिखाई देगा। तो यही इफेक्ट जो स्पेशल कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं कहलाता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या है? अगर लाइट की बीम को किसी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर लाइट बीम का पाथ, रास्ता हमको दिखाई देने लगता है। ट्रू सॉल्यूशन के केस में ये रास्ता हमको नहीं दिखाएगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में ये रास्ता हमको दिखेगा। तो ये इफेक्ट जो कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट के ऊपर शो कर रहा है कहलाएगा टिंडल इफेक्ट। अब हमको ये समझना है कि क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन ही टिंडल इफेक्ट शो करता है, ट्रू सॉल्यूशन शो नहीं करते। तो ये समझने के लिए कुछ बेसिक बातें हमको समझनी पड़ेगी। बेसिक बातें ये कि कोई चीज़ हमको दिखाई क्यों देती है। जैसे इस समय आप मुझे देख रहे हैं कैमरे से तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, तो इसका कारण क्या है? या आप अपने रूम में बैठ के अपने आसपास देखते हो तो रूम में जो चीज़ें दिख रही हैं, जो चीज़ें भी हैं वो दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? दिखने का जो फिजिक्स होता है वो क्या होता है? किसी चीज़ के दिखने और न दिखने का फिजिक्स ये होता है बेटा कि अगर किसी चीज़ पे लाइट पड़ रही है, जैसे मान लो हम ये एक डॉट बनाए यहाँ पे, तो इस डॉट के ऊपर लाइट आ रही है और इससे लाइट टक्कर करके, स्कैटरिंग करके अगर ये हमारी आँख तक आ जाती है तब तो ये दिखाई देगा। और अगर इससे लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँखों तक नहीं आता है तो वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। दिखने का सिंपल फिनोमेना यही है। जैसे मान लो अलमारी मुझे दिख रही है, तो अलमारी के ऊपर लाइट पड़ रही है, वो सनलाइट है या बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट है, कोई भी लाइट है, और वो लाइट अलमारी से मेरी आंखों में आ रही है तो वो मुझे दिख रहा है। सामने मेरा कैमरा लगा है तो मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि कैमरे के ऊपर लाइट पड़ रही है और वो लाइट कैमरे से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों पे आ रही है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक आ जाता है तब तो वो चीज़ दिखाई देगी, और नहीं आ पाता है तो लाइट नहीं दिखाई देगी। अब देखो, ये हमने एक लिया कोलाइडल सॉल्यूशन और यहां से आप देख रहे हो, यहां से आपने इसको देखना शुरू किया और इधर से आपने इसके ऊपर एक लाइट डाला। ठीक है, अब ये रास्ता क्यों दिखाई देगा? ये इसमें कोलाइडल के पार्टिकल्स होंगे, कोलाइडल के पार्टिकल होंगे, कुछ ऐसा हो कि ये जो लाइट ऐसे जा रही थी ये ऐसे ना जाके बेंड होके आपकी आंखों तक पहुंच जाए,
ये लाइट यहाँ से आँखों तक पहुँच जाए, ये यहाँ से आँखों तक पहुँच जाए, ये पूरा आँखों तक पहुँचे अगर, तो ये पूरा रास्ता आपको दिखाई देगा, और आँखों तक अगर नहीं पहुँचा तो नहीं दिखाई देगा। अब पहुँचेगा कब? जब मान लो ये लाइट जा रही है और यहाँ पे इसके बीच में कोई पार्टिकल आया, तो अब ये पार्टिकल क्या किया, इस लाइट को सीधे ना जाके ये अपनी आँखों की तरफ मोड़ दिया, ऐसे बेंड कर दिया। मतलब कि एक पार्टिकल हमने लिया, ये है हमारी आँख, ये लाइट इस पे सीधे जा रही थी। अगर ये लाइट सीधी चली गई तो फिर ये रास्ता हमको दिखाई नहीं देगा, और अगर ये लाइट यहाँ इस पार्टिकल से टकराने के बाद आँखों तक पहुँच गई तो फिर ये पार्टिकल हमको दिखाई देगा। दिखने का ये फिनोमेना होता है, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड हो कि ये पार्टिकल, जैसे मान लो ये हमने कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल लिया है और एक हम ये ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल ले लें, तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में ये लाइट सीधी चली जाती है, और कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में ये लाइट सीधी ना जाके चारों दिशाओं में हर तरफ क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? स्कैटर्ड, प्रकीर्णन बोलते हैं इसको। स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से ही क्यों होता है, ट्रू सॉल्यूशन से क्यों नहीं होता? तो स्कैटरिंग के लिए जरूरी है, जैसे मान लो सपोज करो कि अगर ये लाइट जा रही है और इसको रास्ते में कोई बड़ी साइज की चीज मिली, तो उससे कोलिजन करेगा और उस कोलिजन के बाद, टक्कर के बाद ये चारों दिशा में स्प्रेड हो जाएगा। बट रास्ते में बहुत छोटी चीज आई तो वो छोटी चीज को ये क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। जैसे आपको पता है कि कमरे में गैस के मॉलिक्यूल हैं लेकिन बहुत छोटे हैं, तो उन गैस के मॉलिक्यूल के बीच से आप जा रहे हो तो कोई कोलिजन नहीं होगा, लेकिन कोई बड़ी चीज होगी, कोई बड़ी चीज आपके रास्ते में आ जाएगी तो उस चीज से आप कोलाइड कर जाएंगे। समझ में आ रहा? स्कैटरिंग के लिए, कोलिजन के लिए जरूरी है कि ये जो पार्टिकल जिससे कोलिजन हो रहा है इसकी साइज बड़ी हो। अगर साइज बड़ी नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो ये लाइट सीधे चली जाएगी, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और इसके वजह से ये पाथ, ये रास्ता हमको दिखाई नहीं देगा। और अगर साइज बड़ी है तो इस बड़ी साइज से ये लाइट की बीम स्कैटर्ड होगी चारों तरफ, और परपेंडिकुलरली अगर आप इस आई को आप रखते हैं तो ये लाइट आपकी आंखों तक पहुंच जाएगा और ये रास्ता दिखाई देने लगेगा। तो बेसिक बात यह है कि टिंडल इफेक्ट का कारण क्या है, क्यों हमको रास्ता दिखाई दिया है? तो इसका कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर्ड होना, चारों दिशाओं में फैल जाना, और जब चारों दिशाओं में फैलेगा तो वो अपनी आंखों तक आएगा और वो पाथ दिखाई देगा। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में स्कैटरिंग क्यों होती है? क्योंकि जो साइज का पार्टिकल होता है वो बड़ा होता है, 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक होता है। बट ट्रू सॉल्यूशन के केस में ये साइज छोटी होती है, 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है।
तो ये छोटा पार्टिकल लाइट को स्कैटर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो इस बड़े साइज की वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमको टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है बेटा। इसके अलावा ये तो केमिस्ट्री में आपने देखा, आपने रियल लाइफ में टिंडल इफेक्ट कहाँ होता है? तुम देखना कभी कि सर्दी के मौसम में सुबह सुबह अगर कमरे के अंदर अंधेरा हो और किसी एक कोने से सनलाइट कमरे में आ रही होती है, तो वो जिस रास्ते से आ रही होती है उसमें आपको पार्टिकल तैरते हुए दिखाई देते हैं। बस उसी रास्ते पे पार्टिकल दिखाई देते हैं, वो भी एक टिंडल इफेक्ट ही होता है, क्योंकि एयर भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, और एयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं उनकी साइज बड़ी है, और वो आने वाली सनलाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं। इसके अलावा टिंडल इफेक्ट जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, डेंस फॉरेस्ट में भी आपको दिखाई देता है। डेंस फॉरेस्ट में जो मिस्ट होती है, मिस्ट के अंदर जो मॉइस्चर होता है, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उन ड्रॉपलेट्स से जब सनलाइट कोलाइड होती है, टक्कर करती है, तो ड्रॉपलेट सनलाइट को हर तरफ स्कैटर्ड कर देते हैं, और उस स्कैटरिंग की वजह से वहाँ पे भी हमको टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है। बेसिक बात आपको ध्यान रखना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट का कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और कोलाइडल सॉल्यूशन में ही स्कैटरिंग क्यों होती है? क्योंकि उनके साइज का पार्टिकल का साइज क्या होता है? रिलेटिवली बड़ा होता है। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, और इस छोटे साइज की वजह से वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकते, और लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकते तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। अब इसके बाद टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन है। टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिस तरीके से हम लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन के ढेर सारे टाइप्स पढ़े थे, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फिर उसके बाद सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, तो उसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के भी डिफरेंट टाइप होते हैं। बट हमको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वन टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑफ डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। जैसे वहां पे हमने फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। बिल्कुल उसी तरीके से डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के फिजिकल स्टेट पे बेस्ड टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। वहाँ पे 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते थे, यहाँ 9 होके 8 टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अब आप पूछोगे कि ट्रू सॉल्यूशन के केस में तो ये 9 टाइप होते थे, तो यहाँ क्यों 8 हो गए? भाई यहाँ भी तो फिजिकल स्टेट वही होगी ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस।
तो सॉलिड लिक्विड गैस के कॉम्बिनेशन से 9 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो ट्रू कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में 8 ही तरीके के क्यों बने? क्योंकि जो लास्ट टाइप हमने पढ़ा था गैस इन गैस, तो गैस इन गैस ट्रू सॉल्यूशन होता है। गैस इन गैस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि दो गैसों को आप मिक्स करो तो कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा। गैसें जब आपस में मिलती हैं तो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, और जैसे ही होमोजीनियस मिक्सचर बन गया तो वो सॉल्यूशन कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कोलाइडल सॉल्यूशन का पहला शर्त है कि सॉल्यूशन होना चाहिए हेट्रोजीनियस। गैस गैस मिलके कभी भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। जब भी आप दो गैसों को मिक्स करोगे तो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा, और जैसे ही होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, होमोजीनियस मिक्सचर कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यानी कि शुरू के 8 जो सॉल्यूशन हमने बनाए थे वो कोलाइडल सॉल्यूशन में एज इट इज रहेंगे, लेकिन 9th जो ट्रू सॉल्यूशन था वो केस कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। या मोटी मोटी बात ये बोलो कि गैस इन गैस कभी भी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा। तो 9 टाइप के बजाय 8 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बनेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्पर्शन मीडियम, यहाँ पे लिखेंगे डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और हो सकता है तो उसका 1-2 एग्जाम्पल याद करेंगे। अब डिस्पर्सन मीडियम में हम शुरू करते हैं सॉलिड से, और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड ही रखते हैं। तो सॉलिड का जो सॉल्यूशन बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कोलाइडल सॉल्यूशन का एक दूसरा नाम SOL सॉल भी बोलते हैं इसको। तो कहीं सिर्फ सॉल लिखा हो तो सॉल का मतलब होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। और सॉलिड सॉल एग्जाम्पल क्या होगा? आपने जितने भी स्टोन देखे होंगे, जेम जिसको बोलते हैं, जेम स्टोन्स, जैसे घर पे पापा लोग या भाई लोग घर पे जो भी बड़े हैं, जैसे देखो हमने ये पहना है, रूबी होती है, सैफरी होती है, इसको नीलम, पोखराज, माणिक, तो ये जो जेम स्टोन होते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं किसका? सॉलिड और सॉलिड का, और नाम होता है इसका सॉलिड सॉल्ट। दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन है सॉलिड और लिक्विड का, सॉलिड और लिक्विड का, इसका सिंपल नेम होता है सॉल। जब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज लिक्विड हो तो इसको बोलते हैं सॉल्ट। और इसका एग्जांपल है पेंट। जो हमारे घरों में पेंट यूज होता है वो पेंट भी कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसमें डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है और डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को सॉल्ट बोलते हैं, और एग्जांपल हो गया पेंट। तीसरा है सॉलिड
और गैस। इसको बोलते हैं एरोसॉल। एरोसॉल। और एरोसॉल का जो एग्जाम्पल होता है वो होता है स्मोक, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, स्मोक, डस्ट। ठीक है। फोर्थ, अब सॉलिड का खत्म हो गया तो लिक्विड से शुरू करेंगे। लिक्विड और सॉलिड। तो लिक्विड सॉलिड का नाम होता है जेल, और जेल का एग्जाम्पल जो है वो चीज है। चीज और जेलीज, जो आप जेली खाते हैं वो। फिफ्थ हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड और लिक्विड का नाम होता है इमल्सन। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सल मीडियम, इसका एग्जाम्पल हो गया मिल्क और बटर। ठीक है बेटा। 6 हो जाएगा लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज हो जाएगा गैस। और लिक्विड गैस का जो सॉल्यूशन बनता है इसको भी बोलते हैं एरोसॉल, और एरोसॉल का एग्जाम्पल है फॉग। ठीक है। 7th टाइप जो होता है वो होता है गैस और सॉलिड। नाम होगा इसका सॉलिड सॉल, इसका भी नाम होगा सॉलिड सॉल, और इसका एग्जाम्पल है फोम, रबर। और लास्ट है गैस लिक्विड का। गैस लिक्विड का नाम सिंपली फोम होता है, और ये फोम जो आप सेविंग फोम घरों में यूज होता है वो होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। जो लोग एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 9 से ही, उनको ये टेबल याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि चीज में डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम अगले सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसका नाम है सस्पेंशन। हमने बताया कि ये भी हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है, और इसमें जो पार्टिकल की साइज होगी वो ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगी। ठीक है। और इस सॉल्यूशन में हम लोग जो पार्टिकल्स हैं उनको नेकेड आई से भी देख सकते हैं, और ये सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होते हैं। सस्पेंशन को अगर आप थोड़े देर तक रख दो तो ये सेटल डाउन हो जाते हैं। तो सस्पेंशन के बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। कि कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर के कंपोनेंट को हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक है बेटा। थैंक यू।